बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाइगन्स प्रिंसिपल हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। इससे पहले हम वेव फ्रंट पढ़ चुके हैं। वेव फ्रंट प्लेन होते हैं, वेव फ्रंट स्फेरिकल भी होते हैं। स्फेरिकल तब होते हैं जब हम सोर्स के बिल्कुल पास खड़े हों। जब हम सोर्स से बहुत दूर हों तो उसी स्फीयर का एक छोटा सा हिस्सा प्लेन हो जाता है, इसलिए उसे प्लेन वेव फ्रंट कहते हैं। अगर अब हमने देखना हो कि वेव फ्रंट किसी भी इंस्टेंट पर कैसे बनता है, तो उसके लिए हाइगन हमें एक प्रिंसिपल दे रहा है। टू एक्सप्लेन द प्रोपिगेशन ऑफ वेव फ्रंट की प्रोपिगेशन, उसका फैलाव, उसकी इशाअत, हाइगन पुट फॉरवर्ड हिज प्रिंसिपल ऑफ सेकेंडरी वेवलेट। हाइगन ने सेकेंडरी वेवलेट का नजरिया दिया। हाइगन प्रिंसिपल ऑफ प्रोपिगेशन ऑफ वेव is a geometrical method of finding the position and shape of the wavefront. वेवफ्रंट की पोजीशन क्या होगी, उसकी शेप क्या होगी किसी भी इंस्टेंट पर, and is based on the following postulates which consist of Huygens principle. अब इस प्रिंसिपल के अहम पॉइंट जो हैं वो दो हैं। यहाँ पर हम 3 पॉइंट देखेंगे। ईच पॉइंट ऑन द गिवन वेव फ्रंट, इसको हम कहते हैं प्राइमरी वेव फ्रंट। जैसे कि आप डायग्राम में इस ए बी को देख रहे हैं, तो ये ए बी एक प्राइमरी वेव फ्रंट है। एक्ट एज ए न्यू सोर्स ऑफ डिस्टर्बेंस and send out its own spherical wavelet called secondary waves. The secondary wavelet from each point travels through space with the same velocity as that of original waves. इसका हर पॉइंट जो पॉइंट है ये सोर्स का काम करता है, यानी ये एक वेव फ्रंट बनाएगा अपने इर्द गिर्द। उसी का ये एक हिस्सा है जिसको वेवलेट बोलते हैं। इस तरह ये अपने गिर्द एक स्फीयर बनाएगा, उसी स्फीयर का ये एक हिस्सा है। तो इसके तमाम पॉइंट सोर्स का काम करेंगे। इसको जब एनवेलप किया जाएगा, ये एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे इसके अगेंस्ट, तो ये न्यू वेव फ्रंट होगा, स्फेरिकल होगा क्योंकि ओरिजिनल भी स्फेरिकल था। तो इसकी नई शेप ये होगी। इन दोनों वेव फ्रंट के दरमियान फासला होगा सी डेल्टा टी। अगर वेव फ्रंट स्फेरिकल है तो सेकेंडरी वेव फ्रंट भी स्फेरिकल ही होगा। अगर प्राइमरी वेव फ्रंट प्लेन है तो सेकेंडरी वेव फ्रंट भी प्लेन ही होगा। The tangential surface touching the secondary wavelets in the forward direction at any instant gives the position and shape of the new wavefront. At that instant, this is called secondary wavefront. अब प्लेन है तो आगे भी प्लेन होगा। The principle is illustrated in the figure. AB represents the wavefront at an instant t. To determine the wavefront at time t plus delta t, draw secondary wavelet with center at various points on the wavefront AB. इसका रेडियस c होगा, c delta t. c is the speed of the propagation of the wave. जो नई वेव होगी, वेव फ्रंट सॉरी, एट टाइम t plus delta t is a prime b prime which is tangent enveloped to all the secondary wavelet. ये उसी बात को दोबारा एक्सप्लेन किया गया डायग्राम को देखते हुए। हाइगन प्रिंसिपल इंपॉर्टेंट क्योंकि ये आगे भी यूज होना है। इंटरफेरेंस ऑफ लाइट वेव्स, साउंड की इंटरफेरेंस आप पढ़ चुके हैं। तो इंटरफेरेंस लाइट की भी कंडीशंस तकरीबन वही होती हैं, थोड़ी सी तब्दीली के साथ। An oil film floating on water surface exhibit beautiful colors patterns. This happens due to interference of light. ये बात आगे भी आने वाली है। यहाँ पर हम देखेंगे कि इंटरफेरेंस ऑफ लाइट और उसकी कंडीशंस कौन सी हैं। अकॉर्डिंग टू वेव थ्योरी ऑफ लाइट, जो लाइट एमिट हो रही है सोर्स से, ट्रेवल्स इन द मीडियम, वो मीडियम के अंदर ट्रेवल करती है। इन द मीडियम इन द फॉर्म ऑफ वेव्स। जब दो वेव ट्रेवल करती हैं सेम मीडियम में, वो या तो कंस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर करेंगी या फिर डिस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर करेंगी। जो इनका एम्पलीट्यूड होगा रिजल्टेंट वेव का, वो ग्रेटर हो जाएगा देन
आइदर ऑफ द इंडिविजुअल वेव्स, अगर वो एक दूसरे को री इन्फोर्स करती हैं और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है तो उनका जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड होगा वो बढ़ जाएगा। अगर वो इंटरफेयर करती हैं कंस्ट्रक्टिव, अगर वो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करती हैं तो जो एम्पलीट्यूड होता है रिजल्टेंट वेव का वो लेस हो जाता है इंडिविजुअल वेव से। इंटरफेरेंस ऑफ लाइट वेव्स आसान नहीं है, इसको ऑब्जर्व करना मुश्किल है, इसलिए कि लाइट की जो मोशन है वो रैंडम होती है, किसी भी सोर्स से हर तरफ निकलती है, हर तरफ फैल जाती है। अगर हमने ऑब्जर्व करना है इस फिनोमिना को तो कुछ कंडीशंस हैं जो नेसेसरी हैं। अब वो कंडीशंस ये हैं कि जो इंटरफेयरिंग बीम्स हैं इनको मोनोक्रोमेटिक होना चाहिए। मोनोक्रोमेटिक मीन सिंगल वेवलेंथ, सिंगल फ्रीक्वेंसी या सिंगल कलर। इनको कोहेरेंट होना चाहिए। कोहेरेंस एक दफ़ा पहले भी हम चैप्टर 8 में पढ़ चुके हैं, लेकिन यहाँ पे उसको एक्सप्लेन किया गया। व्हाट इज meant by coherent sources? Sources which either have no phase difference या फिर phase difference constant हो दोनों वेव्स के दरमियान। फर्ज करें कि दो सोर्सेज हैं, दो या दो से ज़्यादा सोर्सेज ऑफ लाइट हैं, उनकी वेवलेंथ सेम है। अगर सोर्सेज क्रेस्ट या ट्रफ सेम इंस्टेंट पे भेजती हैं तो जो इंडिविजुअल वेव्स हैं वो एक कांस्टेंट फेज डिफरेंस मेंटेन कर देती हैं आपस में। तो जो मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट है जो कि लाइट वेव्स को एमिट कर रही है उनका फेज डिफरेंस कांस्टेंट होगा, इसलिए हम कहेंगे ये कोहेरेंट सोर्सेज हैं। एक कॉमन मेथड कोहेरेंट लाइट बीम्स हासिल करने का, बाय यूजिंग अ मोनोक्रोमेटिक सोर्स and illuminating a illuminating a screen having two small holes, usually in the shape of slits. The light emerging from the two slits is coherent because a single source produces the original beam और जो दो स्लिट्स हैं वो सर्व कर रही हैं ओनली टू स्प्लिट इट इनटू टू पार्ट, वो उसके दो हिस्से बना रही हैं। तो सिंपली ये कहना चाहिए कि एक सोर्स के दो हिस्से बना रहे हैं आप, तो वो कोहेरेंट होती हैं, उनका वेव फेज डिफरेंस कांस्टेंट होता है। Point on the Huygens wavefront which send out secondary wavelet उसे भी कोहेरेंट सोर्सेज ऑफ लाइट कहते हैं। ये हमारा टॉपिक यहाँ तक हो गया जी। नेक्स्ट लेक्चर जो है वो इंशाल्लाह नेक्स्ट अपलोड करूँगा, तब तक आप इसको अच्छे तरीके से प्रिपेयर करें और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर जल्द ही अपलोड किया जाएगा। अल्लाह हाफिज़।